कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये जो आप डेमो वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल है। ये बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर आप लोग आ तो गए हो। अगर आपने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लिया होगा तो उससे आप इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आपने नहीं लिया है तो ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है? तो इस वीडियो में आज हम आपको एक लेक्चर ही नहीं देंगे, आपकी लाइफ चेंज करेंगे। आपको हम भविष्य की तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? अब बात भाई ये है, अगर आप कोई भी एक कोर्स कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो? फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फार्मेसी का पी भी नहीं पता है तो फिर आपका कोर्स करने का क्या मतलब है? कोई मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता है। तो चलिए इस वीडियो में क्या है आज हम आपको पहले एक्सप्लेन ही कर देते हैं। इसमें एक लेक्चर है, ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है क्योंकि आप इस लेक्चर को देख करके ही डिसाइड करोगे कि मैं ये कोर्स बाय करूं या ना करूं। ये जो कोर्स है आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट को एक ही जगह पर पढ़ाया जाता है। YouTube पे वैसे बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं बट उसमें आपको सर्च करना पड़ता है, उसमें आपको टॉपिक वाइज ढूंढना पड़ता है। यहाँ देखो वहाँ देखो, 70 वीडियोस एक ही टॉपिक की आ जाती है। फिर आप ये डिसाइड करते हो कि ये देखूँ कि ये देखूँ कि ये देखूँ। आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको पता नहीं चल पाता कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं, हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी और किस तरीके से हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसमें पूरा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है और लेक्चर का टॉपिक है HAP सब्जेक्ट से। HAP सब्जेक्ट से भी लास्ट यूनिट 5th यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आज हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आपकी डेमो वीडियो हम ये आपको दे रहे हैं, इसी तरीके से हमारी सारी वीडियोस हमारे पेड कोर्स के अंदर रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें हम नहीं करेंगे। वैसे ही आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आपके फ्यूचर की बात है तो हमको ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि आप अगर अपना फ्यूचर खुद डिसाइड नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? तो आपको डिसाइड करना है ये लेक्चर देखने के बाद कि मैं ये कोर्स परचेज करूँगा या नहीं करूँगा। ओके, तो चलो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम पूरा यहीं पे पढ़ाने वाले हैं और आपके सारे कंसेप्ट यहीं पे ही एक ही लेक्चर में सब क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। और फिर भी कोई आपको डाउट बचता है, दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट करें, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर पाओगे और सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। चलो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेक्चर के एंड में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आपके पूरे डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रंट पेज पे हमने लिखा है कंप्लीट टॉपिक कवर इन दिस लेक्चर। तो जैसे कि हमने शुरू में बता दिया, आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाइए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी टॉपिक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम का मतलब हमें आना ही चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए, अरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे दिया या कोई अदर भी टॉपिक दे दिया तो बस जस्ट माइंड में ले आओ इस टॉपिक का ये मतलब होगा। तो नाम कोई भी आ रहा है टॉपिक का तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में अंदाजा हो जाना चाहिए इसका ये मतलब होगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा दो पेरेंट्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर आप डेफिनेशन में ये लिखते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा दो पेरेंट्स एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी बेटा। गलत क्यों होगी?
रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में प्रजनन तंत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे गलत क्यों होगी? गलत इसलिए होगी क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन ये लेंगे कि 2 पेरेंट्स मिल करके एक नया ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बाद में बताएंगे क्या होता है, पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट सेल के द्वारा एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है। इसकी सही करेक्ट डेफिनेशन ये है, ना कि इसमें 2 पेरेंट्स आएंगे। नो नो, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो इसके टाइप दिए गए हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दिए गए हैं। तो इसमें एसेक्सुअल का क्या मतलब है और सेक्सुअल का क्या मतलब है? एसेक्सुअल का मतलब होता है कोई सिंगल सेल एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है, उसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल। अब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें 2 पेरेंट्स एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। अब यही आपके क्लियर हो गया होगा डाउट कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये वाली डेफिनेशन क्यों नहीं दे सकते। क्यों? पता हो गया? क्योंकि इसमें 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। अब ऑफस्प्रिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है एक बेबी, एक जायगोट, एक जायगोट तक रहो, ठीक है। जायगोट का मतलब भी आगे बताएंगे। अभी ऑफस्प्रिंग का मतलब ये समझो एक बेबी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है हमारा टॉपिक? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अ प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है जो कि नए बेबी को बनाता है, नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ऑर्गेनिज्म 10th में 12th में सब में पढ़ के आए होंगे कि ऑर्गेनिज्म बताना नहीं पड़ेगा, फार्मेसी कर रहे हो आप, है ना। अब आ जाते हैं सेक्सुअल में। सेक्सुअल का क्या मतलब है भाई? इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दोनों अलग अलग सेक्स के होने चाहिए। मतलब एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेल और दूसरा भी मेल नया ऑफस्प्रिंग बना दे। ऐसा नहीं हो सकता कि फीमेल एक दूसरी फीमेल नया ऑफस्प्रिंग बना दे। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें 2 अलग अलग सेक्सुअल क्या बोलते हैं, सेक्सुअली अलग अलग होने चाहिए। एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में एसेक्सुअल को अलैंगिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं और सेक्सुअल को लैंगिक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एसेक्सुअल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? एसेक्सुअल के भी यहाँ पे आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसको ओपन करते हैं हम। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे तो बेसिकली काफ़ी सारे टाइप होते हैं, 4-5 टाइप के, तो हमने 3 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिए हैं। 3 टाइप में पहला है फिजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है वेजिटेटिव। फिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है विखंडन। विखंडन, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से फार्मेसी कर रहे होते हैं तो उनको इंग्लिश वर्ड समझने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हम यहाँ पे इनका मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन मिला के वो अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू रख सके। ठीक है। फिजन का मतलब विखंडन। बडिंग का मतलब बताइए, बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। और
हिंदी में इसको बोलते हैं। वेजिटेटिव बताइए, कायिक। वेजिटेटिव का मतलब कायिक जनन। अब एसेक्सुअल में हमें तो ये बताया गया है कि इसमें तो सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और सिंगल पेरेंट्स एक दूसरे ऑफस्प्रिंग को या ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो इसमें एग्जाम्पल इसी तरीके से दिए गए हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे ये एक सिंगल पेरेंट है। डायग्राम क्लियरली आप देखना तो आपको ये सेक्सुअल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिजन प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंगल सेल, दिस इज सिंगल सेल, इससे इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब ये बीच में से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगली प्रोसेस में जस्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये आपस में बीच में से टूटने की कोशिश कर रहा है। कुछ न्यूक्लियस इस साइड जा रहा है और कुछ न्यूक्लियस इस साइड जा रहा है और ये थोड़ा सा फैल रहा है। अगले डायग्राम में देखिए, फैल करके ये न्यूक्लियस इस सेल में आ जाता है और ये न्यूक्लियस इस सेल में आ जाता है। और अगले डायग्राम में देखिए, ये क्या करता है, पूरा का पूरा डिवीज़न इसमें हो जाता है, एक सेल से दूसरी सेल इसमें बन जाती है। तो ये फिजन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपकी मम्मी आपके घर में जब आटा मांडती है और रोटी बनाती है, उसके बीच में एक प्रोसेस आती है जिसमें वो गोल गोल लोई बनाती है। रोटी बनाने से पहले गोल गोल लोई बनाती है ना, तो क्या करती हैं, लोई बनाएगी। अगर लोई रोटी वो कभी ना ऐसी कभी नहीं बनाती, कोई ऐसी मम्मियाँ होती हैं जो कभी रोटी गोल नहीं बना पाती, ऐसी होती है, नहीं हो सकता, माँ कभी भी ऐसी नहीं होती है। तो वो ऐसा है, हर रोटी बिल्कुल सेम साइज़ की होती है, सेम वेट की होती है और सेम बिल्कुल गोल होती है। तो वो कैसे हो सकती है, अब मम्मी ने एक लोई ले ली, अब वो थोड़ी सी मोटी उन्हें दिखाई दे रही है, तो साइड से निकाल करके जितनी एक्स्ट्रा होगी उसको रख देगी, फिर से साइड में, साइड से निकाली, अगर एक्स्ट्रा कोई पार्ट है रख दिया। तो इस प्रोसेस में आप ये समझ सकते हैं, ये आटे की लोई है, ये एक पूरी लोई है। अब हमें ये बीच में से क्या करना है, डिवाइड करना है, तोड़ना है। हमने बीच में से तोड़ ली, इस साइड भी इतना ही, इस साइड भी इतना ही, एक चीज़ से दो सेल बन गई। तो ये क्या है, ये है फिजन प्रोसेस। फिजन और किसका पार्ट है, एसेक्सुअल का। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं बडिंग पे। बडिंग में इस डायग्राम में एग्जाम्पल है हाइड्रा का। हाइड्रा गूगल पे सर्च करना क्या होता है, ओके, ये आपके लिए वर्क है। कुछ क्वेश्चंस हम इसलिए आपको देते हैं अपने लेक्चर में कि आप उनको सर्च करो और जो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आप क्वेश्चन पुटअप करो, और हम जो टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं उनमें इनका आंसर आपसे लेते हैं। सारी चीज़ें हम नहीं बताते, क्योंकि बच्चा अगर खुद भी सर्च करेगा, खुद चीज़ें ढूंढेगा, उसका दिमाग खुलेगा और वो सोचेगा कि मैं भी सर्च कर सकता हूँ, चीज़ें ढूंढ सकता हूँ। वो कभी टीचर पर डिपेंड नहीं होगा। हम यहाँ ये नहीं कहते कि आप हम पे डिपेंड हो जाइए, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, चलना सिर्फ आपको ही है। अब ऐसा हो सकता है, हमने आपको चीज़ें बता दी, हम भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जितना भी हम कंटेंट प्रोवाइड करवा सके वो आपके लिए 100% यूज़फुल हो हमारी तरफ से जो आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप हम पे फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको आगे भविष्य में काम करने के लिए खुद पर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये लेक्चर पढ़ा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप हमसे पूछिए, हम उसका आंसर ढूंढेंगे, और आप खुद से भी पूछिए कि मैं इसका आंसर ढूंढ सकता हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया, लेकिन उसका आंसर ढूंढने की भी कोशिश कीजिए। इज दैट क्लियर? चलो आगे कंटिन्यू करते फिर से। हाइड्रा हम एग्जाम्पल ले रहे थे किस चीज़ का? बडिंग प्रोसेस का। एसेक्सुअल में दूसरा पार्ट क्या है? बडिंग। बडिंग का मतलब, अब ये हाइड्रा एक प्लांट है, इसमें क्या हो रहा है, ये साइड में आपको थोड़ा सा बर्ड नज़र आ रहा होगा, ऐसा देखा है कभी कभी, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाता है, मोटा सा हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ करके इसी डायग्राम में इस तरीके से बताया कि थोड़ा सा बढ़ा, फिर काफ़ी सारा बड़ा हुआ, और
इसमें से रूट्स निकलने स्टार्ट हो गई, जड़ें निकलनी स्टार्ट हो गई और कुछ दिन बाद ये टूट करके अलग ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन पे गिरने के बाद इसने एक नया अपने आप को नया बना लिया। तो एक सिंगल पेरेंट से दूसरा ऑफस्प्रिंग बन गया। क्लियर? दोनों प्रोसेस में अलग अलग तरीके से हो रहा है। उसमें बीच में से टूट के अलग हो रहा था, इसमें साइड में से निकल रहा है, एक बड़ा हो रहा है, फिर टूट के फिर गिर रहा है, उससे बन रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं वेजिटेटिव पे, कायिक जनन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें हमने एक आलू का डायग्राम लिया है, दिस इज पोटैटो। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जब आप घर में बहुत सारे आलू रख देते हो काफ़ी टाइम के लिए तो उसमें से वाइट कुछ जड़ें निकलने शुरू हो जाती हैं और काफ़ी दिन तक रख दो तो पेड़ से ही निकल जाता है पूरा, है ना। तो इस प्रोसेस में, वेजिटेटिव प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी ऐसे रूट्स निकल जाते हैं। ऐसे आपने पत्तियों पे भी देखा होगा, कभी कभी जड़ें निकल जाती हैं, कभी कभी क्या कोई पेड़ ऐसा होता ही है कि एक पत्ते पे से बहुत सारी जड़ें निकल रही है। एक ऐसा फुलझड़ी का पेड़ आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें से आलू का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें से ये क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रही है। रूट्स निकलने के कारण अब ये रूट्स को अगर हम फिर से पेड़ में ज़मीन में लगा दें तो एक नए आलू बन जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है। तो एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बना के नहीं बना, ये हो गया पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, सॉरी। आगे आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, जो आज हम इसके अंदर मेनली डिस्कस करने वाले हैं। हम एसेक्सुअल का जो पार्ट था वो सिर्फ हमने उतना क्लियर करा, उसमें हमें और अभी क्लियर नहीं करना है। आगे जब कोर्स के अंदर आप पेड कोर्स खरीदोगे तो उसमें आपको पता चलने वाला है कि क्या क्या हम इस चीज़ में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो डीपली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में। दिस इज एनिमल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, वहाँ हमने पोटैटो का एग्जाम्पल लिया, वो तो प्लांट के अंदर आ जाएगा। तो इसको आपको आगे पढ़ने के लिए कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हमारा मेन फोकस है एनिमल रिप्रोडक्शन पे। प्लांट रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी फोकस करते हैं सिर्फ एनिमल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन। प्लांट में भी जो प्लांट के ये बीज होते हैं, दिस वन, इसमें भी मेल और फीमेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिज्म हमारे पास होने चाहिए। तो इसके अंदर भी जो बीज होते हैं प्लांट के, उसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग सेक्स के होते हैं। एनिमल सेल्स में इसमें भी एक मेल ऑर्गेनिज्म और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर? ओके। एनिमल रिप्रोडक्शन में एक मेल है और एक फीमेल है। इनके जो जेनाइटल पार्ट्स हैं वो क्या है, फीमेल ऑर्गन यहाँ पे दिखाई आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दिस वन इज मेल ऑर्गन एंड दिस वन इज फीमेल ऑर्गन। तो मेल ऑर्गन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, फीमेल ऑर्गन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, जो पॉइंट है क्लियर करने का। क्या, सबसे पहले बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या है, डायग्राम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, नज़र क्या क्या आ रहा है। एक फैलोपियन ट्यूब आ रही है, एक एंडोमेट्रियम आ रहा है, एक यूट्रस आ रहा है, एक ओवरी आ रही है, एक वजाइना आ रहा है, एक सर्विक्स आ रहा है। इतनी बातें आपको आ रही है क्लियर। तो यहाँ पे बात क्या है, बात ये है, जो मेन पॉइंट हमें इस डायग्राम के अंदर देखने हैं, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और उनसे आपको मीनिंग क्लियरली समझ में आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स मात्र। कैसे, चलो आगे देखते हैं कैसे आपको याद रखने हैं सारी चीज़ें।
यहाँ पे सेक्स ऑर्गन, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वो ऑर्गन्स आते हैं जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग आता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो ऑर्गन आते हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ देखिए नीचे भी ग्रीन इससे लिखा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आगे मैं बताऊंगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि मेल में कौन से होते हैं और फीमेल में कौन से होते हैं। तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टीज। क्या होता है? टेस्टीज। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरीज। फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा? ओवरीज। ठीक है, तो यहाँ आपको डायग्राम भी दिख रहा है। टेस्टीज मेल के अंदर 2 होते हैं, ओवरीज मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 2 होती हैं, है ना। तो यहाँ ओवरी का डायग्राम ये आपको दिख रहा है और इससे बन जाता है ओवम। ओवम। और जो टेस्टीज मेल के अंदर रहती है उसके अंदर रहता है स्पर्म। दिस इज स्पर्म डायग्राम। अब ये मेल, ये स्पर्म और ओवम क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये कैसे होते हैं? जो मेल की टेस्टीज हैं वो 2 टाइप की होती है, मतलब 2 होती है। तो इन टेस्टीज के अंदर लाखों नहीं बोल सकते, करोड़ों बोल सकते हैं। एक टेस्टीज के अंदर करोड़ों स्पर्म्स रहते हैं, दूसरी टेस्टीज के अंदर करोड़ों स्पर्म्स रहते हैं। स्पर्म्स क्या है? स्पर्म इज अ हार्मोन। ओवम क्या है? ओवम इज अ हार्मोन, जेनाइटल पार्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है? टेस्टिस के अंदर लाखों करोड़ों स्पर्म्स होते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम होते हैं। टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है फीमेल के अंदर, जो कि अब ये क्या होगा? जो स्पर्म है, दिस इज स्पर्म, ओवम बना लेते हैं, ये है ओवम। जब ये आपस में मिलेंगे तब जाकर के एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। अगर ये आपस में नहीं मिलेंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सके। इतनी बातें आ रही है समझ में? अगर मान लो आप ये सोचते हो, आपकी थिंकिंग ये है कि एक वजाइना और एक पेनिस आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बेबी हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं आता है। वजाइना और पेनिस हमेशा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज और टेस्टीज आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, तो उससे हमें क्या चाहिए? एक नया ऑफस्प्रिंग चाहिए। अगर नया ऑफस्प्रिंग नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? ओवरीज और ओवम। जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा, जब स्पर्म से, जब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा, ओवरी, ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे तब जाके एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार होगा। अगर पेनिस या फिर ओवरी, वेजाइना आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और ना ही ओवम रिलीज हुआ ना ही स्पर्म रिलीज हुआ, तो कोई मतलब नहीं है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार कभी होगा ही नहीं। तो नया ऑर्गेनिज्म आता कैसे है? एक स्पर्म के मिलने से, एक ओवम के मिलने से, जब एक नया ऑफस्प्रिंग आता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सबके क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को कोई नहीं हुई ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं हम।
जो कि मेन है। ध्यान से आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। इस वीडियो में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है, भूलोगे नहीं आप। अगर आपने ये वीडियो अभी बिल्कुल दिमाग, ऐसे नहीं कि दिमाग कहीं और लग रहा है और वीडियो चला रखी है आपने, ऐसा नहीं करना है। दिमाग सेंटर में यहीं पे रख के सारी चीज़ें आपको देखनी है, यहीं, समझ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे पूरा, है ना। चलिए क्या है जो हमें मेन याद रखने हैं, इसमें नाम तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो हमें मेन याद रखना है, मेन हमें क्या याद रखनी है, ओवरी। दूसरा हमें क्या याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब। या तो नोट्स आप अगर लेके बैठे हो लिख लो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने, दिमाग में बैठा लो, लिखना भी नहीं है, यहीं बैठा हो डायरेक्ट। ओवरी फर्स्ट, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड हमें याद रखना है यूट्रस, जिसे हम यूटेराइन कैविटी बोलते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं हम थर्ड यूट्रस। ठीक है। फोर्थ, अब फोर्थ कौन सा करेंगे हम, फोर्थ ले लेते हैं हम वेजाइना, और ये है हमारा फोर्थ। अरे जस्ट अ मिनट, दिस वन इज अवर फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। सिर्फ 5 पॉइंट आप याद रखो, आपको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो जाना है। कितने, 5 पॉइंट, ये 5। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, एंडोमेट्रियम, वेजाइना। इसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। इससे ही आपको सारी चीज़ें कवर होंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, इससे आपको क्लियर हो जाना है। ठीक है। अगर वैसे आप लोग माय लेक्चर के लिए अगर आप कर रहे हो तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, ओवरी। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, अलग अलग फेस के बच्चे कैसे होते हैं, जैसे जुड़वा बच्चे हैं लेकिन दोनों का फेस अलग है, वो कैसे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, पीरियड्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरी की। ओवरी क्या है, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, ओवरी सबसे महत्वपूर्ण अंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर एक भी चीज़ खराब होती है या एक भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आती है तो हर ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो ओवरी है, ओवरी से निकल रहा है ओवम। क्या निकल रहा है ओवरी से, ओवम। अब यहाँ आ जाते हैं हम, पहले बात कर लेते हैं पीरियड की, जिसे हम इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो यही हम लिख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर फीमेल में 28 दिन के अंतराल में आती है। कितने दिन के अंतराल में, 28 डेज। कितने, 28 डेज। और कभी भी दोनों ओवरीज एक साथ काम नहीं करती। ये एक ओवरी है, दूसरी एक ये ओवरी है, ये दोनों एक साथ नहीं आती। जैसे 28 दिन हो गए, 28 दिन में पीरियड आया, 1 तारीख को पीरियड आया, अगली 28 तारीख को दूसरी ओवरी से ओवम रिलीज होगा। तो ये क्या है, जो ओवरी है। अब यहाँ पे क्लियर आपको समझना है, ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, कुछ भी छूटा आपके दिमाग से सारी चीज़ें स्किप। ओवरी से अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, 1 तारीख को किसी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेट है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, ये तो दिख भी नहीं रहा है, ब्लू से बना लेते हैं। अब क्या है,
जो फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जा कर के ये जो ओवम है वो कलेक्ट हो जाता है। ये इससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता? ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसके कारण ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी टेल में, पूंछ में, जो स्ट्रक्चर आपने देखी थी कुछ इस तरीके की, तो यहाँ पे उसके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो मूव कर करके ओवम के पास पहुँच जाता है और एक नए ऑफस्प्रिंग को ये तैयार करते हैं। है ना जी? समझ में आ रही है बात? चलो जी, आ तो रही होगी। अगर अब भी समझ में नहीं आ रही है तो इसमें फॉल्ट आपका है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती हुई चल रही हूँ। ओवरी से ओवम निकलता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये ओवम है, ये खराब ओवम है, डिस्ट्रॉय ओवम है। तो ये क्या होते हैं? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान रिलीज होते हैं, खराब ओवम रिलीज होते हैं यूट्रस के थ्रू। और पेन क्यों होता है पीरियड्स के टाइम? हर फीमेल को बहुत पेन होता है पीरियड्स के टाइम। तो वहाँ पे क्या है, जो यूट्रस है ये, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है। यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट है, एक बाहर की लेयर, एक बीच की लेयर और एक होती है अंदर की लेयर। तो इनमें से कोई एक लेयर ओवम के साथ टूटती है, टूटने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो टिश्यू ओवम के साथ मिक्स होकर के जब टिश्यू टूटता है, जैसे हाथ में कट लग जाता है तो ब्लड आता है, उसी तरीके से अगर यूट्रस से जो टिश्यू टूटता है ओवम के साथ मिक्स होकर के ब्लड के रूप में वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो पीरियड्स के टाइम पे ब्लड आता है ना? तो ये इसलिए आता है क्योंकि जो यहाँ पे टिश्यू है वो यूट्रस के टिश्यू टूट रहे होते हैं और ख़राब ओवम के साथ मिक्स होकर के बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये तो हो गई खराब टिश्यू की बात, इतनी बात हो गई। तो किसी फीमेल को 1 तारीख को पीरियड्स आए, अब क्या होगा? नॉर्मली जो पीरियड्स की डेट होती है 1 से 7 दिन के बीच में, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, वैसे बेसिकली 3 से 4 दिन होता है, बट एक एवरेज जो डेट मानी जाती है वो 1 से 7 दिन के बीच में मानी जाती है। तो 7 दिन तक ये जो खराब ओवम है ये पूरी तरीके से बॉडी से बाहर चले जाते हैं और 8वें दिन जन्म होता है एक अच्छे ओवम का, जो कि अच्छे से, पहले मैं इसको कर देती हूँ रफ, ये सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना? वैसे इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई, आ रहा है? चलिए, अब 7वें से 8वां दिन हो गया है। 8वें दिन आएगा हमारा ब्रह्मास्त्र, जिससे हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, अब ये फैलोपियन ट्यूब पे आके रुक जाएगा। ये हमारा बिल्कुल हेल्दी परफेक्ट ओवम है, हेल्दी परफेक्ट ओवम है। यहाँ क्लियर समझने वाली बात है कि यहाँ एक टॉपिक ये बनता है, प्रेगनेंसी किस टाइम पे होती है, प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो उससे आप ये क्वेश्चन, ये टॉपिक से अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हमारा बिल्कुल अच्छा ओवम है, हष्ट पुष्ट हेल्दी। कहाँ पे जाके रुक गया है? फैलोपियन ट्यूब पे। फैलोपियन ट्यूब पे ही इनका मेन काम होता है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर कोई फीमेल या मेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो मेल के स्पर्म हैं वो एंट्री कहाँ से कर रहे हैं? वेजाइना के थ्रू, यूट्रस के थ्रू जाते हुए वो पहुँचेंगे कहाँ पे? यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि ये मूव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो टेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये पहुंच जाएंगे ओवम के पास। तो ओवम पहले हम अलग कलर का बना लेते हैं भाई, अलग कलर का इसलिए क्योंकि हमने स्पर्म ब्लैक कलर का बना लिया है, तो ये ओवम हमने रेड कलर का बना लिया है। ठीक है, तो स्पर्म जाकर के किससे मिलेगा? 8वें दिन हम बात कर रहे हैं। अगर 8वें दिन मेल और फीमेल इंटरेक्ट हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये बना लेंगे जाइगोट।
जाइगोट। तो जाइगोट कब बनता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट बनता है, ये याद रखना है आपको। जाइगोट रहता है फैलोपियन ट्यूब में। जब ये फर्टिलाइज करते हैं, यहाँ पे इनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और ये क्या कर रहे हैं? एक जाइगोट बना रहे हैं, दोनों मिल गए हैं। और ये कब तक प्रोसेस चलेगा? 8वां दिन है, 7 दिन तो हो गए, 8वें दिन 8 से लेकर के 2 हफ्ते तक। तो कितना बैठेगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तकरीबन 28, मतलब 23-24। वही 2 हफ्ते तक अगर मेल और फीमेल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इन 2 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। फिर अगले 28 दिन में वही सेम प्रोसेस चलेगी। तो प्रेगनेंसी किस टाइम पे प्रोसेस हो सकती है? जब फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके 7 दिन कंप्लीट हो जाए, 8वें दिन के बाद वो 2 हफ्ते तक कंसीव कर सकती है। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब जाइगोट तो हमने इस प्रोसेस से बना लिया है। अब जाइगोट बन गया है तो ये जाइगोट क्या करेगा? सबसे पहले अब इन सारी चीज़ों को रफ कर लेते हैं। फिर हम पहले इसको साफ कर लेते हैं, बोर्ड को अपने अच्छे से, है ना। गंदा बोर्ड भी तो अच्छा नहीं लगता है। पढ़ने में मज़ा आ रहा है या बोर हो रहे हो? वैसे टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है, बोर तो आपको होना नहीं चाहिए। सारी ये इन फ्यूचर आपके काम आएगी। काम क्यों? किसी भी बीमारी में, किसी भी सिचुएशन में आप ये टॉपिक अगर आपके बिल्कुल क्लियर है, माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप किसी को बता तो पाओगे। अगर कोई जागरूक नहीं है उसको भी जागरूक कर सकते हो कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, है ना। तो अब भाई हमारा जाइगोट तो बन चुका है। जाइगोट अभी कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में ही है। अब फैलोपियन ट्यूब से मूवमेंट करेगा जाइगोट यूट्रस में। कहाँ पे? यूट्रस में। दिस वन इज यूट्रस। यूट्रस में बेबी जाइगोट आ चुका है। और जब जाइगोट यूट्रस में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एम्ब्रोय। उसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोय। और एम्ब्रियोय कब तक बोला जाता है? जब चाइल्ड का बर्थ होता है, जब तक वो माँ के शरीर से बाहर ना आ जाए, चाहे वो 9वां महीना हो चाहे वो 10वां महीना हो, ठीक है, जब तक वो चाइल्ड माँ के शरीर से बाहर ना आ जाए जब तक वो एम्ब्रियोय कहलाता है। और जब वो जैसे ही 2 मिनट के अंदर वो बाहर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, अब यूट्रस के अंदर ही इसको सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ तो इसका फर्टिलाइजेशन हो गया था। अब ये 9 महीने तक यहाँ पे पलेगा बढ़ेगा, ठीक है, यहीं पे इसका पालन पोषण होगा। तो पालन पोषण किस तरीके से होगा? एक लेयर, एक झिल्ली टाइप की होती है जिसमें इसका पूरा जो खाने पीने का सिस्टम है, बेबी बड़े ग्रोथ होगा, उस झिल्ली के अंदर होता है। उस झिल्ली को हम बोलते हैं एंडोमेटीरियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेटीरियम, जिसमें बेबी बड़ा होता है। और एक पॉइंट और है, ये एक झिल्ली हो गई, इसमें हमारा बेबी पल बढ़ रहा है, यहीं पे ही वो 9 महीने तक खाना पीना खा रहा है। अब भाई वो खाना पीना कैसे खाएगा? तो इस झिल्ली से माँ के बीच में एक कनेक्शन होता है एक ट्यूब के साथ, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से माँ की नाभि से बेबी की नाभि से कनेक्शन होता है। किसका? प्लेसेंटा का। और माँ से कनेक्ट, माँ जो भी न्यूट्रिशन ले रही है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को मिलता है। और जैसे ही जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, चाइल्ड का बर्थ होने के बाद जब आपने किसी ने देखा होगा कि जो बेबी की नाभि होती है उससे गर्भनाल जिसे बोलते हैं
वो डॉक्टर कट करता है, तो वही गर्भनाल होती है जिससे कि बेबी को सारा आहार पोषण सब कुछ मिल रहा था, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। भाई यहाँ तक क्लियर आ रहा है? और कौन सी झिल्ली में रहता है? एंडोमेट्रियम झिल्ली में ये प्रेजेंट रहता है। एंडोमेट्रियम में क्या है? एंडोमेट्रियम। क्लियर भाई सभी को? चलो इसको भी रफ कर लेते हैं हम सारा। अब यहाँ चाइल्ड बर्थ हो गया है। चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है, हम बोलते हैं इसको नसबंदी, हिंदी में जिसे बोला जाता है ना? ये आपने सुना होगा। फीमेल के अंदर भी क्या करवा दिया जाता है? ये जो ट्यूब है इसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद डॉक्टर्स इस पे स्टिचेस लगा देते हैं। स्टिचेस मतलब टाके लगा देते हैं। और जब भी ओवम रिलीज होता है तो वो स्पर्म से कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। स्पर्म आएगा, खराब होकर के चला जाएगा, क्योंकि जब वहाँ ओवम है ही नहीं, उसके साथ वो मिलेगा ही नहीं, तो बेबी कभी पैदा होगा ही नहीं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी। ट्यूबैकोटॉमी क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्यूबैकोटॉमी। मतलब कि फीमेल की जो नसबंदी, इसको हम नहीं बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं नलबंदी। नलबंदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई नस नहीं है। दिस इज ट्यूब नॉट नर्व। ठीक है, तो ये हो गई फीमेल की ट्यूबैकोटॉमी। डॉक्टर्स अगर ट्यूबैकोटॉमी करते हैं। और अब एक प्रोसेस ये भी है, जब कोई फीमेल को कभी 2 महीने में या 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एम्ब्रॉय के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो पूरे एम्ब्रॉय को रिमूव करना पड़ता है बॉडी से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें मैंने डायग्राम के थ्रू मोस्टली आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया है। अब आगे जो भी टॉपिक आएंगे वो आप यहाँ पे मैंने नाम लिखने, आपको यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक मुझे बताने हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब, दिस वन इज ऑल्सो फ्लोपियन ट्यूब। नाउ इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। अब ये ओवरी क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट मैं भूल गई थी। फ्लोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जाता है। एंड यूट्रस, यूट्रस का बहुत बड़ा मेन काम है ना? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे यूट्रस की जो मैंने 3 लेयर बताई थी कि एक लेयर कोई टूटती है, टूटने के कारण ब्लड निकलता है और ओवम के साथ पीरियड्स के दौरान वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो क्या कर रही है? जब बेबी यहाँ पे आ जाता है, एम्ब्रॉय यहाँ पे आ जाता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर पे ही बेबी का पूरा काम होता है। उसका पालन पोषण भी वहीं पे, उसकी ग्रोथ होती है, वहीं सारे उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? बाहरी लेयर कहाँ है? ये वाली, पेरीमेट्रियम। अंदर बीच वाली लेयर को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्लियर? बिल्कुल। आगे आ जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर ये हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? अगर हार्मोन्स नहीं होंगे, मेल्स के अंदर अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फीमेल्स के अंदर अलग
हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पूरी ग्लैंड्स पढ़ाई जाती हैं, ग्लैंड्स के अंदर से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। हार्मोन्स का मतलब है ये बॉडी में ऐसी ऐसी रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे किसी की हेल्प करनी होती है, कोई काम है, अगर कोई हेल्प कर दे तो वो काम 4 गुना हमारा अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। तो वो पूरा हार्मोन्स का एक अलग सिस्टम बना दिया गया है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम टोटली हार्मोन्स की बात करते हैं। तो जो जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स हैं, वो भी एक अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन्स 3 टाइप के होते हैं। 1 इज एस्ट्रोजन, 2nd इज प्रोजेस्टेरोन एंड 3rd इज रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होता है, ये रिलीज हो जाता है 13 से 14 साल की उम्र में, ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो जब ये रिलीज होना शुरू होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन 13 से 14 साल की उम्र में फीमेल्स के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जब ये रिलीज होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फीमेल के ब्रेस्ट का जो उभार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और भी काफ़ी सारे अदर चेंजेस हो जाते हैं। तो जो मेन चेंजेस हैं, ये इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है और फीमेल की ब्रेस्ट उभरने लगती है। ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो जब रिलीज होता है फीमेल के अंदर, जब ये सारी प्रोसेस होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। डेवलप रिप्रोडक्शन पावर को भी बढ़ा देता है। वॉइस चेंज, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, तो वो हार्मोन्स के कारण ही होते। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लड़कियों की आवाज़ बहुत मोटी होती है, ऐसा मतलब लड़कों के जैसी, और कुछ लड़कों की आवाज़ लड़कियों की तरह होती है। तो उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए रहते हैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण ही उनकी वॉइस में दिक्कत आती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण फीमेल की आवाज़ भी कैसी होती है? पतली होती है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। स्टॉप ग्रोथ हाइट, जब फीमेल के अंदर पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या ये हार्मोन रिलीज हो जाता है, तो हाइट की ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, चलो अगला हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। हेल्प इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। स्पर्म और ओवम को मिलने में मदद करता है। ये फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, और ये यूट्रस को भी क्या करता है? डेवलप करता है प्लेसेंटा के लिए। प्लेसेंटा क्या था बताया है मैंने, बताइए। ये बेबी को जो माँ न्यूट्रिशंस ले रही है वो बेबी तक पहुंचाता है। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भनाल। 3rd हार्मोन है रिलैक्सिन। आप इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, स्पेलिंग इसकी गलत है, मुझे पहले ही पता था, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाई यहाँ पे। रिलैक्सिन, प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, इट रिलैक्स द लिगामेंट इन द पेल्विक एंड सॉफ्टन एंड वाइडन द सर्वेक्स। अब पीछे जाते हैं हम एक बार। सर्वेक्स कहाँ पे पहुँचेंगे? चलो पीछे नहीं जाते, डायग्राम ही बना लेते हैं, इतना पीछे जाएंगे तो दिखाएगा ही नहीं कुछ भी। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? जब बेबी के 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जब चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, तो माँ को इतना ज़्यादा पेन होता है, आप ये कभी ना सोच सकते हो ना ही समझ सकते हो। जिस पेन को सहन करते वक्त एक मेल की मौत हो सकती है, फीमेल उससे 30 गुना दर्द उस टाइम पे झेलती है। कैसे झेलती है? इस रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ही। उस टाइम पे ये रिलैक्सिन हार्मोन माँ को मदद करता है चाइल्ड के बर्थ में और पेन में। पेन होता है लेकिन पेन में ये रिलैक्सिन हार्मोन मदद करता है। और क्या करता है? जो ये सर्विक्स है, यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।
इसको मिटा देते हैं। भाई ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको एक भी टॉपिक ऐसा हो कि क्लियर ना हो जो मैंने पढ़ाया है। अब हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है जी, और ये भी बन गया अपना। ठीक है जी, अब बेबी यहाँ 9 मंथ का हो चुका है। अब बेबी 9 मंथ तक, मतलब 9 महीने से पहले ही जो बेबी का सिर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यहाँ ऊपर की तरफ होता है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। जब चाइल्ड बर्थ का समय होता है तो बेबी का सिर कैसा होना चाहिए? बेबी का सिर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होने चाहिए। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है बेबी को घूमने में भी हेल्प करता है, मतलब हेड उसका ऊपर रहता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये है कि बेबी का सिर नीचे होना चाहिए और उसमें मदद करता है रिलैक्सिन बेबी को मूवमेंट कराने में और उसको नीचे लाने में। ये भी बात क्लियर हो गई। तो इसमें चाइल्ड बर्थ के दौरान जो सर्विक्स है, यहाँ ये जो यहाँ पे जो फीमेल्स की पेल्विक बोन होती है वो मेल के कंपैरिजन में वाइड होती है। वाइड इसलिए होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान अच्छे से बेबी बाहर आ सके। अगर ये वाइड नहीं होगा और इसका स्पेस बहुत छोटा है तो बेबी बाहर कभी आ ही नहीं पाएगा। ऑपरेशन फिर तो कंपलसरी होना ही होना है। तो आजकल डॉक्टर्स क्या करने लगे ये भी समझिए। ये जो आयरन की गोलियां देते हैं फीमेल्स को के कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेबी अगर तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए तो ये आयरन की गोली लेनी ही लेनी है। तो क्या हो गया है, आजकल डॉक्टर्स ये धंधा बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। कुछ डॉक्टर्स अच्छे हैं लेकिन कुछ डॉक्टर्स ख़राब हैं। उन ख़राब की मैं बात कर रही हूँ। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं जब फीमेल्स ज़्यादा दवाइयाँ खाना शुरू कर देती हैं तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये कम होना शुरू हो जाता है, और कम होगा तो जो बेबी है, बेबी का हेड ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि कोई मदद करने वाला है नहीं है और वो अकेली जान कितना घूम पाएगी, है ना। इसलिए क्या होता है, डॉक्टर्स इस रिलैक्सिन हार्मोन को ही कम कर देते हैं और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बोलते हैं कि बेबी का सर ऊपर है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फीमेल्स आप इस चीज़ के लिए जागरूक रहिए कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन, अगर आपका थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो आप उसको झेल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत दर्द में ही आप दवाई ले रही हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक होगा, उसको छोड़ो। आप बस अपने टॉपिक पे आओ। रिलैक्सिन हार्मोन के कारण क्या हो रहा था, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स को भी वाइड करने में हेल्प करता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन सिर्फ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रिलीज होता है, लेकिन जो 2 हार्मोन्स हैं वो कब रिलीज होते हैं? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन ये 13 से 14 साल की उम्र में फीमेल के अंदर रिलीज हो जाता है। आगे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको ध्यान से इसलिए समझिएगा क्योंकि एक जागरूक करने की भी बात है। यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, आजकल फीमेल को बहुत ज़्यादा यूट्रस कैंसर हो रहा है। तो यूट्रस कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? 24 से 28 साल की एज में एक वैक्सीन आती है जो हर फीमेल को लगानी ही चाहिए। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आप अगर कोई मेरा लेक्चर देख रहे हो, अपनी मम्मी को बताइए या अपनी जो भी लेडी है उसको आप ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि ये 100% कंपलसरी है हर फीमेल के लिए। उसको 24 से 28 साल में ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इन फ्यूचर कभी भी उसको यूट्रस कैंसर होगा नहीं। आजकल यूट्रस कैंसर क्यों हो रहा है? जो हमारा खान पीन का तरीका है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, रहने सहने का, सब चेंज हो चुका है
और नॉर्मल डिलीवरी तो आई थिंक 20% ही बची है इंडिया में। 80% नॉर्मल डिलीवरी होती भी होगी तो भी कोई डॉक्टर करता नहीं है। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए आप पहले अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें। तो 24 से 28 साल में ये वैक्सीन लगवा लें। इस वैक्सीन में 2 टाइप की वैक्सीन आती है, HIV-16 और HPV-18। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल पे जाके या किसी भी प्राइवेट में कुछ चार्जेस लेते हैं, सरकारी ये बिल्कुल फ्री है, आप लगवा सकती हैं। ठीक है, कभी भी यूट्रस कैंसर का कोई खतरा इन फ्यूचर होगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। हिस्टेरोटोमी, ट्यूबैकोटोमी, एमिनोसेप्टोसिस। हिस्टेरोटोमी का क्या मतलब है? ए सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव ऑल और पार्ट ऑफ यूट्रस। और एमिनोसेप्टोसिस, एमिनोसेप्टोसिस इज अ टेस्ट यू मे बी ऑफर्ड। चलो ये टॉपिक बाद में। हिस्टेरोटोमी का मतलब होता है, ट्यूबैकोटोमी का मतलब तो आपको समझ में आ गया था। देखो इस डायग्राम में भी आपको स्पष्ट दिख जाएगा। यहाँ पे स्टिचेस लगा दिए, यहाँ पे स्टिचेस लगा दिए हैं, यहाँ स्टिचेस लगा दिए हैं, यहाँ स्टिचेस लगा दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया और दोनों साइड से स्टिचेस लगा दिए तो पूरी प्रोसेस हो गई है। अब हिस्टेरोटोमी में क्या करते हैं, इसमें पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं ना कभी फीमेल को पूरा गर्भाशय से बाहर ऑपरेशन के कारण ऑपरेशन करवा के गर्भाशय से निकाल दिया, तो वो इस प्रोसेस को पूरे ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब सब डॉक्टर ने निकाल के बाहर फेंक दी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिस्टेरोटोमी। क्लियर? अब एक पॉइंट है एमिनोसेप्टोसिस। एमिनोसेप्टोसिस में क्या करते हैं, जो कि अपने इंडिया में बिल्कुल होना नहीं चाहिए, लेकिन छुप छुप के और कुछ गलत डॉक्टर्स छुप छुप के ये काम करते हैं और 40 से 50% इंडियंस इस काम को करते हैं। ये समाज के बाहर जाके मना करते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करते, ये चीज़ गलत है, दूसरों के सामने हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन पीछे इस काम को करवाते हैं। एमिनोसेप्टोसिस, इससे पता करते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की है। एमिनोसेप्टोसिस वर्ड है। इस प्रोसेस में डॉक्टर चेक करके बताता है कि बेटा है या बेटी है। पर अपने इंडिया में वो कल्चर आई थिंक पता नहीं कब तक डेवलप हो पाएगा, तो ये भी एक अलग टॉपिक है। उससे अलग हटके इस वर्ड को समझो कि एमिनोसेप्टोसिस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो को चेक किया जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। अब हमारे मन में जो क्वेश्चंस उठते हैं, जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं? तो जुड़वा बच्चे इसलिए होते हैं, यहाँ पे सेम फेस ट्विन चाइल्ड। जब एक ओवम, दो ओवम के बीच में जाके एक स्पर्म मिल जाता है और ये फर्टिलाइज होता है, तो ये इस ओवम में भी फर्टिलाइज होता है और ये इस ओवम में भी फर्टिलाइज होता है। तो 2 बेबी सेम फेस के होते हैं, इस कारण जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा है डिफरेंट फेस ट्विन बेबी, है तो वो ट्विंस पैदा एक साथ हुए लेकिन दोनों का फेस अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है, 2 स्पर्म एक ही ओवम से आकर के अटैच हो जाते हैं और 2 ट्विंस बेबी पैदा होते हैं। क्लियर इतनी बात कि जुड़वा बच्चे अलग फेस के और सेम फेस के क्यों होते हैं? आई थिंक स्लो काम करने लगा है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि भाई फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट तैयार किया जाता है। तो वही प्रोसेस किसी फीमेल के अंदर, या तो मान लो उसकी फैलोपियन ट्यूब पहले हम बना ही लेते हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है ओवरी। ठीक है, अब कोई फीमेल ऐसी है, या तो किसी की फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल छोटी है, मतलब
इतनी पतली है, उसके अंदर स्पर्म घुस ही नहीं पा रहा है और ओवम का फर्टिलाइजेशन वहाँ हो ही नहीं पा रहा है। बाकी तो सारी सिस्टम ठीक है, ओवम भी रिलीज हो रहा है, यूट्रस भी बिल्कुल ओके है, लेकिन उसका फैलोपियन ट्यूब खराब है जिसके कारण वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अब इस सिस्टम में टेस्ट ट्यूब बेबी आया, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम IVF प्रोसेस भी बोलते हैं, IVF। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हम क्या कर रहे थे, स्पर्म आ रहा था, ओवम आ रहा था, दोनों आपस में मिल रहे थे, जाइगोट बना रहा था। मतलब फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हो गया था ना, पूरा फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनने के बाद कहाँ पे गया था, यूट्रस में गया था। बट जब फैलोपियन ट्यूब ही खराब है तो वहाँ क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो टेस्ट ट्यूब प्रोसेस में क्या करते हैं, मेल का स्पर्म लेकर के, फीमेल का ओवम लेकर के, कोई प्रोसेस से डॉक्टर्स के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसको वजाइना के थ्रू इंजेक्ट करवा के ओवम को निकाल लिया जाता है और मास्टरबेशन के थ्रू मेल के अंदर से स्पर्म को ले लिया जाता है। तो दोनों को लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मिलाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बन गया और जाइगोट बनने के बाद फिर से फीमेल के अंदर उसको इंजेक्ट करवा दिया जाता है। अब इंजेक्ट कहाँ पे होगा भाई, अब इंजेक्ट होगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस मतलब गर्भाशय के अंदर इंजेक्ट होगा। तो वहाँ पे पूरी प्रोसेस बेबी की आगे ग्रोथ की और उसका खाना पीने की सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होनी थी वो हमने कहाँ पे करवा दी भाई, लैब में करवा दी। अब वो माँ बन सकती है ना। तो ये प्रोसेस अच्छी हुई। अब एक और जो पेरेंट्स माँ बन ही नहीं पा, जो किसी में किसी और चीज़ की कोई दिक्कत आ गई तो भी टेस्ट ट्यूब बेबी वे करवाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इस तरीके से होते हैं। तो इंडिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, दुर्गा, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये फोटो आपको दिख रही होगी। आ गया सबको समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सैरोगेट। अ सैरोगेट मदर हो अ वुमन हु हैज़ अ बेबी एंड गिव इट टू अनदर वुमेन हु कांट हैव चिल्ड्रन। अब सैरोगेट मदर क्या होती है, जो फीमेल बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाती तो वो कोई किराए की कोख ले लेती है, हिंदी में उसको किराए की कोख बोला जाता है। तो वो किसी फीमेल को हायर करती है और इन पेरेंट्स का बेबी क्या इस फीमेल के यूट्रस में पलेगा, बढ़ेगा ना। तो उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, मान लो ये कंसीव नहीं कर पा रही है तो सैरोगेट मतलब किराए की मदर ले सकते हैं और वहाँ फिर उन 9 महीने बाद ये इनको बेबी दे देगी। तो ये हुई सैरोगेट प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्लियर आ गया था सबको समझ में, एक बार और समझा देते हैं। 28 दिन की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल होती है और ये 1 से 7 दिन तक रहती है। 7 से 23 या 24 दिन, यहाँ मान लो 24 तारीख तक अगर यहाँ कोई सेक्सुअली एक्टिविटी हो रही है तो बेबी कंसीव हो जाएगा। अगर सेक्सुअली एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है 1 से 14 दिन के बीच में तो बेबी कंसीव कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो भाई ये जो 1 से 7 दिन है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो खराब ओवम थे वो बॉडी से रिलीज हो रहे हैं बाहर। अगर यहाँ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ कभी भी बेबी कंसीव नहीं होगा। और ये जो पीरियड है इस दौरान कोई एक्टिविटी होती है तो यहाँ बेबी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब फिर से ये आ गए अपने 28 डेज में। देन यहाँ पे फिर से जो खराब ओवम है वो आएंगे, फिर अगले बार फिर से वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी फीमेल प्रोसेस चलती रहती है ना जी, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट इस टॉपिक में दिख रहा होगा।
पूरे डायग्राम को आप समझ गए? ठीक है जी, समझ गए।